ठीक है, ये हम लोग देखे थे। और उसके बाद हम लोगों ने देखा कि इनके नाम से संबंधित, इनके नाम का जैसे उराव पड़ा, नाम कैसे पड़ा, ठीक है, कुड़ुक कैसे नाम पड़ा, ठीक है, एक राजा थे, इनका जो कड़क नाम था उनका, उनके नाम पर इनका नामकरण कुड़ुक पड़ा। अपने आप को क्या बोलते हैं लोग? कुड़ुक बोलते हैं ना। उरन जो नाम पड़ा, क्योंकि ये लोग बहुत जगह भटकते रहते थे, किसी एक जगह स्थायी नहीं रहते थे, इसलिए इनका मतलब बोल दिया उरन, और उरन ही बाद में अपभ्रंशित होकर के उराव बन गया। ठीक है, इन सारी चीजों को हम लोगों ने देखा था। पढ़ा पंचायत में यानी कि उराव गांव में दो व्यक्ति ऐसे हैं ना जो सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी बोल सकते हैं, या दो व्यक्ति सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं प्रशासनिक व्यवस्था में उरावों के। उराव की यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे, यहाँ पे एक्चुअली दो ही स्तर है प्रशासन का, जैसे हम लोग मुंडाओं में 3 स्तर देखा था ना, लेकिन यहाँ 2 ही स्तर है। मैंने पहले बताया था कि करीब करीब सभी जनजाति में 3 स्तर है, लेकिन कुछ कुछ में 2 है, कुछ कुछ में 3 से भी ज़्यादा है। जैसे अगर हम देखेंगे संथालों में, तो संथालों में 3 से भी ज़्यादा है शासन व्यवस्था, उसका स्तर। ठीक है, तो यहाँ जो सर्वमान्य मतलब एक मोटा मोटी बोले तो यहाँ 2 ही स्तर है। ठीक है, एक तो गांव के स्तर पर और एक पढ़ा के स्तर पे। मैंने बताया कि जब ये लोग यहाँ पर आए, इन लोगों का जब यहाँ पे आगमन हुआ तो इनका क्लैश हुआ था किनसे? मुंडाओं से क्लैश हुआ था, बताए थे ना। मुंडाओं ने इनको रहने के लिए जगह दी, बचने के लिए जगह दी। तो आप देखेंगे कि मुंडा और उराव करीब करीब एक ही क्षेत्र के आसपास में रहते हैं, जो रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ मुंडा और उराव लोगों का ज़्यादा संकेंद्रण है। गुमला के आसपास तो बहुत ज़्यादा है। तो दोनों जब एक साथ रहे ना, तो उनमें कुछ सिमिलरिटी मिलने लगी दोनों के प्रशासन व्यवस्था में, मतलब समानताएं दिखने लगी दोनों के प्रशासनिक व्यवस्था में। ये भी मैंने बताया था कि मुंडाओं की प्रशासनिक व्यवस्था से उराव की प्रशासनिक व्यवस्था में समानताएं दिखती है, बहुत सारे अधिकारी एक जैसे देखने को मिलेंगे आपको। जैसे पढ़ा राजा वहाँ भी तो था, पढ़ा राजा यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे। सिर्फ मुंडा के स्तर पे देखें, गांव के स्तर पे जो वहाँ मुंडा है, यहाँ पे महतो हो जाता है, लेकिन वहाँ महतो क्या कार्य कर रहा था? आप याद कीजिए, संदेश वाहक का काम कर रहा था। ठीक है, वही देखते हैं कि पाहन वहाँ भी होता है, पाहन यहाँ भी है। ठीक है, तो बहुत सारे अधिकारी एक जैसे देखने को मिलेंगे मुंडाओं और उराव में। तो गांव के स्तर पे 2 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका प्रमुख स्थान है या प्रमुख जिम्मेवारी होती है गांव को संभालने की। एक है महतो और दूसरा है पाहन। ठीक है, जब उराव समाज का बोल सकते हैं विकास हो रहा था, जब विकास के क्रम में था उराव समाज, उस वक्त ना पाहन जो हुआ करता था वो सारे कार्यों को देखता था। उस वक्त महतो का कॉन्सेप्ट नहीं था, यानी महतो का अस्तित्व नहीं था। पाहन जो था वो प्रशासनिक कार्य भी देखता था और धार्मिक कार्य भी देखता था, यानी कि धर्म से संबंधित गांव में जो भी क्रियाकलाप हो रहा है कौन कर रहा है? पाहन कर रहा था। साथ ही साथ प्रशासनिक कार्य, गांव में होने वाले जितने भी प्रशासनिक कार्य है उसका भी निर्वहन कौन कर रहा था? पाहन ही कर रहा था। कब? जब उराव समाज अपने विकास के क्रम में था, यानी उराव समाज का जब विकास हो रहा था उस क्रम में। आगे चल के जब जनसंख्या बढ़ी ना, तो उसकी जिम्मेवारियां भी बढ़ गई। होता ये है ना कि जब याद कीजिए, जब मैं प्रशासनिक व्यवस्था का एक कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहा था कि कैसे प्रशासनिक व्यवस्था 3 स्तर में बटा होगा या उसका विकास हुआ होगा, तो उसमें मैंने बताया था नहीं कि जब गांव के स्तर पे एक प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई, लोग बसे आकर के, चीज़ें जब थोड़ा सा समाज को चलाना होता है, कुछ नियम कायदे बनाने होते हैं, नियम कायदे बने, उसका उल्लंघन होने लगा, तो एक डिसीजन मेकिंग मैकेनिज्म का विकास हुआ और वो ग्राम स्तर पे हुआ। जब जनसंख्या बढ़ी तो दूसरा गांव बसा, ठीक है, फिर तीसरा गांव बसा, इस तरह से बहुत सारे गांव बस गए। अब विवाद सिर्फ गांव में थोड़े होता है, दूसरे गांव में भी विवाद हो सकता है। अगर विवाह का कॉन्सेप्ट था तो विवाह दूसरे गांव में भी हो रहा है। दूसरे गांव में एक गांव में मोटा मोटी एक ही खूट के लोग बसते थे, ठीक है, तो अपने खूट अपने गोत्र में शादी तो कर नहीं सकते थे ये लोग, तो दूसरे गोत्र में शादी करेंगे, दूसरे गांव से संपर्क करेंगे, और जब दूसरे गांव से संपर्क करेंगे तो हो सकता है कि विवाह से संबंधित कोई विवाद उत्पन्न हो जाए या फिर किसी तरह कोई विवाद उत्पन्न हो जाए, तो उसका निराकरण कौन करेगा? और इसके निराकरण के लिए क्या बनाया गया था? पढ़ा शासन व्यवस्था, अंतर ग्रामीण परिषद, ठीक है, उसको अंतर ग्रामीण परिषद आमतौर पर बोलते हैं। यानी कि बहुत सारे गाँव को मिलाकर के एक मैकेनिज्म का विकास किया गया जो गाँवों के बोल सकते हैं कि गाँवों के बीच में उठने वाले विवाद
या गांवों में होने वाले विवाद इसका निराकरण जो गांव का प्रधान है वो नहीं कर पा रहा है। इस तरह से विकास हुआ मीडियम स्तर का। और फिर देखा गया कि भाई हर एक जनजाति जो है ना वो असुरक्षित, मतलब बोल सकते हैं बहुत सारी घटनाओं, बहुत सारे आक्रमणों से जूझ रहा था। तो सारे समाज को एक सुरक्षा की दृष्टि से एक ऐसे मैकेनिज्म का विकास किया गया कि इस पूरे समाज को, चाहे मुंडा हो, चाहे नागवंशी हो, चाहे कोई भी हो, उसको एक सूत्र में बांध के रख सके। और इस तरह देखते हैं कि जो सर्वोच्च स्तर का विकास होता है, यानी कि पूरे समाज को एक साथ रखने के लिए, समाज टूटे ना, समाज में किसी तरह का कोई आक्रमण ना हो, और उसके विकास के लिए क्या किया गया, एक मैकेनिज्म का विकास किया गया जो कि सर्वोच्च स्तर पे था, पूरे समुदाय के स्तर पे था। इस तरह विकास हुआ था। वही चीज देखते हैं हम लोग मुंडाओं में, ऐसी तरह विकास हुआ। तो करीब करीब सारे जनजातियों में इसी तरह का विकास हुआ। जब उराव जनजाति में जनसंख्या बढ़ी गांव के स्तर पे, तो उसके भार भी बढ़ गए। पाहन ही भी सारा कार्य कर रहा है। भी ध्यान में रखना है कि पाहन ही, जब उराव समाज का विकास हो रहा है तो पाहन ही सारा कार्य कर रहा है, चाहे वो धार्मिक क्रियाकलाप हो, चाहे पूजा पाठ का जो भी काम हो, या फिर प्रशासनिक, किसी को न्याय देना है या फिर किसी तरह को विवाद हो गया उसको निपटाना है, तो सारा काम पाहन ही करेगा। ठीक है। लेकिन जब जनसंख्या बढ़ी तो जिम्मेवारी भी बढ़ेगी। तो जिम्मेवारी बढ़ने से क्या हुआ कि पाहन के कार्यों को, महत्व को शिफ्ट किया गया। पाहन ने अपने दायित्व, प्रशासनिक दायित्व को महत्व को दिया। और तब से गांव में दो ऐसे अधिकारी हो गए, एक पाहन और एक महत्व, जो प्रमुख अधिकारी हो गए, जो गांव को चलाने का जिम्मा उनके पास होता है, गांव के कल्याण का जिम्मा उनके पास होता है। समझ रहे बात को? अच्छा, अब सवाल ये होता है कि हम मान लीजिए पाहन है इस गांव का, ठीक है। पाहन कौन बनता था, मतलब गांव का प्रमुख कौन बनता था? अभी पाहन मतलब गांव का प्रमुख, ऐसे समझिए, ठीक है। जैसे मुंडाओं में गांव का प्रमुख मुंडा था, तो शुरुआती दौर में पाहन ही गांव का प्रमुख था। तो प्रमुख कौन कहलाता था, कौन बनता था? ऐसे किसी को नहीं बना दिया जाता था, वो गांव का जो संस्थापक होता था। समझ रहे बात को? मुंडा में बताए थे खुटकटीदार, याद है कॉन्सेप्ट खुटकटीदार वाला? तो खुटकटीदार जो व्यक्ति था उसी को तो मुंडा का पद दे दिया गया। उसी तरह जब पाहनों में, मतलब उरावों में, तो किसको दिया जाए भाई? तो उराव में जो काम खुटकटीदार वहां करता है ना, यहाँ पे एक व्यक्ति है जिनका नाम है, मतलब जिनको कहा जाता है भुईहर, ठीक है। ये भुईहर का कॉन्सेप्ट जो है, जो मुंडाओं में खुटकटीदार का कॉन्सेप्ट है ना, बस सेम कॉन्सेप्ट इसके साथ है, लेकिन सिर्फ जनजाति अलग है, इसी वजह से नाम भी अलग है। वहां पे मुंडा गांव में या मुंडा समाज में जिसने जंगल भूमि को साफ किया, उसे खेती लायक बनाया, गांव को बसाया, ठीक है, उसको हम खुटकटीदार बोलते थे। वही काम उराव जनजाति में जो व्यक्ति कर रहा है उसको भुईहर कहेंगे। यानी कि उराव जनजाति में जो पहले व्यक्ति आया, मतलब जो व्यक्ति आया और जब गांव बस रहे थे, उस वक्त जिसने जंगल भूमि को साफ किया, उसको खेती लायक बनाया, लोगों को बसाया, उसे हम लोग क्या कहते हैं? भुईहर कहते हैं, ठीक है। तो भुईहर माने कि एक व्यक्ति, मतलब भुईहर जिसने गांव बसाया। अब इसके जो भी वंशज होंगे ये भुईहर खूट कहलाएगा। मतलब एक ही परिवार से सब जो व्यक्ति रहेंगे, सब मान लीजिए 4 पुत्र हैं, ठीक है, तो चारों भुईहर खूट का ही सदस्य कहलाएगा। भुईहर खूट का ही सदस्य कहलाएगा ना, क्योंकि इसी के पुत्र है सारे। तो मान लीजिए पहला पुत्र था, वो तो पाहन का काम कर रहा था, यानी गांव के प्रशासनिक कार्य देख रहा था, धार्मिक कार्य सारा कुछ देख रहा था अपने प्रारंभिक चरण में। लेकिन जब दायित्व बढ़ा तो उसको अपना काम किसी को शिफ्ट करना था, खास करके प्रशासनिक कार्य शिफ्ट करना था। तो भाई किसको करे? दूसरा व्यक्ति को करेगा नहीं, तो अपना ही खूट के दूसरा व्यक्ति, जो दूसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था, उसको शिफ्ट कर दिया। यानी कि ये पाहन हो गया और ये महत्व हो गया। अब आपसे पूछेगा अगर कि महत्व और पाहन क्या दोनों एक ही खूट के व्यक्ति हैं या अलग अलग खूट के व्यक्ति हैं? तो एक ही खूट के व्यक्ति हैं। फिर बाद में क्या इसको बोल सकते हैं, इसको जो भुईहर खूट है उसको 2 वर्गों में बांट देते हैं, 2 भागों में बांटते हैं। एक को बोलते हैं पाहन खूट और एक को बोलते हैं महत्व खूट। अब एक व्यक्ति तो ये पाहन है, ये महत्व। अच्छा लिख देते हैं ना थोड़ा सा, ये हो गया पाहन खूट, ठीक है, और ये हो गया महत्व खूट।
अब जब भी पद का हस्तांतरण होगा, जैसे मैं मान लीजिए महतो हूं, मेरे मृत्यु के बाद अगर मेरा पद को धारण करेगा तो कौन धारण करेगा? मेरा जो पुत्र होगा, जो सबसे बड़ा पुत्र होगा, ठीक है, तो वो इस खूंट से चलेगा, और पाहन का जो पद वंशानुगत चलेगा वो इस खूंट से चलेगा। इसीलिए इसको दो खूंट में बांटते हैं, एक पाहन खूंट और एक महतो खूंट। दोनों एक ही परिवार से है, एक ही भुयारी परिवार से है, ठीक है, लेकिन बाद में जाल के दो खूंट में बटे, एक पाहन खूंट कहलाया, एक महतो खूंट कहलाया। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, महतो का पद जो भी धारण करेगा महतो खूंट से होगा, पाहन का जो भी पद धारण करेगा वो पाहन खूंट से होगा, ठीक है। अब जब पाहन ने अपने कार्यों को, अपने कुछ दायित्वों को महतो को दिया, ठीक है, तो जब वो दायित्व निभा रहा है तो उसको कुछ भूमि भी दिया गया ताकि वो उस पर खेती कर सके, अपना जीवन निर्वाह कर सके। अच्छा, उसके पास पहले से भी जमीनें थी, लेकिन एक्चुअली पाहन का पद धारण करने की वजह से उसको कुछ और लैंड दिया गया, ठीक है, जिसको महतोई भूमि भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। महतो को जो उसके दायित्वों को निर्वाह करने के लिए जो भूमि दी गई उसे क्या बोलते हैं? महतोई भूमि। उसी तरह पाहन के संरक्षण में भी कुछ भूमि होता है, इसे पहनई भूमि बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी टर्मोलॉजी याद रखिएगा, काम देगा जब हम लोग CNT SPT पढ़ेंगे, तो यहाँ नहीं पूछेगा, यहाँ पे एक्चुअली जानना है, लेकिन यहाँ से सवाल ऐसे नहीं रहता कि महतो को दिया गया भूमि क्या कहते हैं, महतोई भूमि, तो आसान सब प्रश्न है, लेकिन टर्मोलॉजी याद रखिएगा क्योंकि वहाँ पे महतोई, पहनई भूमि सबका कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह से उसके गांव के प्रशासनिक व्यवस्था का विकास होता है। एक व्यक्ति और है इनके गांव में जिनका नाम है बैगा, ठीक है। जब पाहन धार्मिक और प्रशासनिक दोनों कार्यों का निर्वाह कर रहा था ना, उस वक्त उसका सहयोगी के रूप में बैगा काम करता था, और वो पुरोहित का काम करता था, अलौकिक शक्तियों को शांत करने का काम करता था। यानी बोल सकते हैं कि एक तरह से पाहन की जो भूमिका थी ना धार्मिक कार्य करने की, उसमें ये सहयोग की भूमिका निभाता था या फिर उसको करने का काम करता था। लेकिन जब महतो का पद विकसित हो गया, महतो का कॉन्सेप्ट आ गया, तो इसके पद में गिरावट आई, इसके पद के सम्मान में गिरावट आई। क्यों? क्योंकि सारा दायित्व फिर अब कौन निभाने लगा? पाहन। जैसे मान लीजिए हम हैं, तो हम उराव गांव का प्रमुख थे शुरू में, तो मेरे पास जो भी धार्मिक संबंधी क्रियाकलाप है, पूजा पाठ कराना, पर्व त्यौहार का ऑर्गेनाइज करना, जो भी है सब हम कर रहे थे, साथ ही साथ न्याय भी दे रहे थे। लेकिन जब महतो आ गया तो न्याय वाला कॉन्सेप्ट महतो को दे दिए। तो जब हम दोनों कर रहे थे उस वक्त तो मेरा सहयोगी तो कोई रहना चाहिए ना, कोई तो सहयोग रहना चाहिए, तो उस वक्त बैगा इसका सहयोगी का भूमिका निभाता था। जो भी धार्मिक क्रियाकलाप करते थे वो यही करता था। लेकिन जब महतो का कॉन्सेप्ट आ गया तो क्या हुआ कि सारा काम अब पाहन खुद ही करने लगा, तो इसके पद की क्या बोलते हैं सम्मान में गिरावट आई। अभी वर्तमान में ये जादू टोना करता है, ठीक है, मतलब इसको तंत्र मंत्र विद्या आता है, भूत प्रेत भगाने का काम करता है। भूत बाधा होता है ना, अब भूत बाधा हो गया है तो वो भगाने का काम कौन करता है? भी बैगा करता है, ठीक है। तो और आपसे पूछ सकता है कि तंत्र मंत्र विद्या या फिर जादू टोना का काम उराव जनजाति में कौन करता है? भी वर्तमान में तो बैगा करता है। और इस तरह से उनके गांव के जो प्रशासनिक व्यवस्था उसका विकास हुआ। एक व्यक्ति और है जिसका नाम है मांझी, ठीक है, और ये संदेश वाहक का काम करता है, यानी कि संदेश को पहुंचाने का काम करता है उराव जनजाति में, ठीक है। ये मांझी जाकर के देखिएगा संथाल परगना में जो व्यक्ति संथालों की जो शासन व्यवस्था है, मांझी परगना शासन व्यवस्था, वहाँ पे वो प्रधान का काम करता है। तो आपसे अगर पूछे उराव से संबंधित, वो एक्चुअली जब आपसे क्वेश्चन पूछेगा ना तो डिफाइन करेगा कि किस जनजाति से संबंधित है, क्योंकि आप देख रहे हैं ना कि एक जनजाति का नाम, उसका काम कुछ और है वहाँ पे, लेकिन दूसरे जनजाति में उसका काम कुछ और है, लेकिन नाम वही है ना। महतो वहाँ संदेश वाहक का काम कर रहा है, यहाँ ग्राम प्रधान का काम कर रहा है, ठीक है। वहीं हम लोग देखते हैं कि मांझी यहाँ पे संदेश वाहक का काम कर रहा है, वहाँ पे जाके संथालों में ग्राम प्रधान का काम करेगा, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अधिकारी आपको मिलेंगे जो एक जनजाति में कुछ और काम कर रहे हैं, दूसरे में कुछ और काम कर रहे हैं। तो क्वेश्चन आपसे जब भी पूछेगा ना तो आपसे वो डिफाइन करेगा, मतलब आपको क्लियर करेगा किस जनजाति के बारे में वो पूछ रहा है, तो आपको याद रखने, ठीक है। समझ गए गांव के स्तर पे कैसे विकास हुआ होगा, या ऐसे ही विकास हुआ ही होगा।
ऐसे लिखता भी यही चीज़ है कि पाहन जो है उसके दायित्वों में जब वृद्धि हुई तो उन्होंने महतो को अपना दायित्व सौंपा था। हम लोग जहाँ से लिखे थे उससे थोड़ा आगे हम लोग लिखेंगे। उम्मीद करते हैं हाथ में थोड़ा सा गर्माहट आ ही गया होगा ना, ठंडा का प्रकोप थोड़ा ज़्यादा है और उम्मीद नहीं था कि इतने बच्चे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी धीरे धीरे करके आ ही गए। लड़का लोग में कमी है, सरस्वती पूजा में घर गया होगा ना, इस वजह से। हजारीबाग में रहने के बाद अगर ठंडा लग रहा है तो आपके लिए पढ़ाई है ही नहीं। अगर क्लास और ठंडा के वजह से नहीं आ रहे तो पढ़ाई नहीं है आपके लिए, आप चले जाइए घर, है ना। घर में है तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोगों ने कहाँ लिखा था, उराव के नाम से संबंधित हम लिख लिए थे, ठीक है। आगे लिखिए, उरावों की शासन व्यवस्था, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, उरावों की शासन व्यवस्था, उरावों की शासन व्यवस्था मुंडाओं की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। मुंडाओं की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। इसी वजह से बहुत सारे लोगों ने क्या बोला था कि दोनों पहले एक ही जगह पे रहते थे। मुंडा और उराव पहले एक ही जगह पे रहते थे, लेकिन बाद में जाकर के अलग हो गए थे। इसी वजह से, क्योंकि इनकी शासन व्यवस्था में क्या है, सिमिलैरिटी है, दोनों में समानताएं हैं। तो उराव की शासन व्यवस्था मुंडाओं की शासन व्यवस्था से मिलती जुलती है। बहुत सारे अधिकारीगण दोनों प्रशासनिक व्यवस्था में समान रूप से देखने को मिलते हैं। बहुत सारे अधिकारीगण दोनों प्रशासनिक व्यवस्था में समान रूप से देखने को मिलते हैं। पढ़ा पंचायत की सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव होता है। सबसे छोटी प्रशासनिक इकाई गांव होता है। गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता है। गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता है। गांव के प्रमुख को महतो कहा जाता है, फुल स्टॉप। गांव के स्तर पर दो प्रमुख अधिकारी पाहन और महतो होते हैं। इनके समाज में ना एक कहावत प्रचलित है। क्या प्रचलित है? पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। देखे ना, इस कॉन्सेप्ट से तो समझ में आया होगा ना कि शुरुआत गांव को जो स्थिर करने का काम कौन किया था, स्थापित करने का काम कौन किया था, पाहन कर रहा था। लेकिन उसको चलाने का काम फिर बाद में किसको दे दिया गया, महतो को दिया गया। तो चीजों को कोरिलेट कर लीजिए, समझे, तो भूलिएगा नहीं। लिखे, दो अधिकारी पाहन और महतो होते हैं, ठीक है। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। गांव के धार्मिक क्रियाकलापों का निर्वहन पाहन करता है। गांव के धार्मिक क्रियाकलापों का निर्वहन पाहन करता है। फुल स्टॉप। उराव समाज के विकास के प्रारंभिक
अवस्था में उरांव समाज के विकास के प्रारंभिक अवस्था में पाहन धार्मिक तथा प्रशासनिक प्रमुख होता था। धार्मिक तथा प्रशासनिक प्रमुख होता था, अर्थात वह दोनों दायित्वों का निर्वहन, दोनों दायित्व मतलब धार्मिक दायित्व और प्रशासनिक दायित्व, दोनों दायित्वों का निर्वहन स्वयं करता था। दोनों दायित्वों का निर्वहन स्वयं करता था, खुद करता था। जनसंख्या में वृद्धि के कारण, जनसंख्या में वृद्धि के कारण, फुल स्टॉप के बाद, जनसंख्या में वृद्धि के कारण जनसंख्या में वृद्धि के कारण पाहन के दायित्वों में वृद्धि हुई। पाहन के दायित्वों में वृद्धि हुई। फलस्वरूप उसने अपने प्रशासनिक कार्य किसको शिफ्ट कर दी? महतो को सौंप दी। मैक्सिमम चीजें ना क्लास में ही याद करने का प्रयास कीजिए, ठीक है? तो दिमाग में बैठेगा ज़्यादा। और दिमाग, आधा लोग तो यहाँ बैठे रहते हैं और कहीं और ध्यान रहता है, ऐसे नहीं करना है ना। और ऐसे कीजिएगा दिक्कत है, फिर शरीर और मन दोनों एक साथ रखना है, ठीक है? पकड़ के। बौद्ध धर्म का एक है ना ये अष्टांगिक मार्ग में एक ध्यान का भी उसमें एक है कि आपको ध्यान करना है डेली। सम्यक, क्या बोलते हैं उसको, एकाग्र, सम्यक एकाग्र, यानी डेली बेसिस पे आपको ध्यान करने हैं। ध्यान करने से क्या होता है? आप अपने मतलब दिमाग को एक ही जगह पे केंद्रित कर सकते हैं। समझ रहे बात को? मन तो शांत रहता ही है, लेकिन मन शांत रहेगा इसी वजह से आप केंद्रित कर पा रहे हैं। मन अगर शांत ना रहे, दिमाग आपका शांत ना रहे, और आप चाहें कि किसी एक चीज़ पे हम फोकस करके दिमाग को रख सकते हैं तो नहीं रख सकते हैं। तो ध्यान करने हैं और ज़रूर करना चाहिए, 10 मिनट 15 मिनट। हम खुद करते हैं, उससे लाभ होता है। हम करते हैं इसलिए बता रहे कि लाभ होता है ध्यान में। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भगवान वगैरह राम राम जपना, वैसा कुछ नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि अपने दिमाग को एक जगह स्थिर करने का प्रयास कीजिए, उसी को एकाग्रता बोलते हैं। किसी भी चीज़ पे, चाहे वो भगवान, आप भगवान को मानते हैं तो भगवान पे फोकस करके अब ध्यान को केंद्रित कीजिए। मान लीजिए आप गॉड को मानते हैं, फेवरेट गॉड कौन सा आप लोगों का? हाँ, शिव भगवान, ठीक है? तो ध्यान के इति भी है, योगी भी है, ठीक है? तो शिव का पिक्चर अपने मन में रखिए और उसी पे केंद्रित रखिए। हाँ, ओम बोल के भी कर सकते हैं, तो ओम पे ही ध्यान को केंद्रित कीजिए, ठीक है? सिर्फ ऐसा नहीं कि ओम बोल रहे हैं लेकिन ध्यान कहीं और है, वैसा नहीं। ओम पे ही ध्यान को केंद्रित कीजिए। हाँ, तो वो चीज़ केंद्रित होना चाहिए। तो उससे क्या होगा ना, लाभ होगा। लाभ ये होता है ना कि जब आप पढ़ेंगे तो सारा कंसंट्रेशन आपका कॉपी पे रहता है। पहले मेरे साथ भी ऐसा होता था, हम बता रहे हैं। एकाग्रता, थोड़ा सा ध्यान कीजिए, 5 मिनट 10 मिनट जो भी आपका एबिलिटी है, शुरुआत कीजिए। उससे चीज़ें याद रहती है, ज़्यादा चीज़ें याद रहती है। हम आप लोगों को ये जब लिखाते हैं ना तो मात्र एक बार पढ़ के आते हैं हम, और सारा चीज़ मेरा दिमाग में रहता है। तो कारण यही है, ठीक है, कि अगर एकाग्र करके पढ़ते हैं ना तो चीज़ें सब याद रहता है दिमाग में। कौन सा अधिकारी था, उसका क्या कार्य था, नहीं था। अब बहुत सारी चीज़ नहीं भी याद रहता है, जैसे जरूरी थोड़ी है। अब हम जब जनसंख्या पढ़ाएंगे तो उतना थोड़ी याद है हमको जनसंख्या, किसका कितना पॉपुलेशन है, नहीं, वो तो देख के ही लिखाएंगे हम। लेकिन बहुत सारी चीज़ें याद रहेंगी, मैक्सिमम चीज़ें आपको याद रहेंगी। तो कहाँ लिखे हम लोग? तो शुरुआती दौर में दोनों कार्य कौन कर रहा था? पाहनी। जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण क्या हुआ? पाहन के दायित्वों में वृद्धि हुई, जिसके कारण वो प्रशासनिक कार्य किसको सौंप दिया?
महतो को सौंप दिया। पैराग्राफ फिर से चेंज कीजिए और लिखिए महतो तथा पाहन, महतो तथा पाहन दोनों एक ही भूइहर परिवार से संबंधित होते हैं, एक ही भूइहर परिवार से संबंधित होते हैं, एक ही भूइहर परिवार से संबंधित होते हैं। उरांव गांव में, प्लस के बाद उरांव गांव में, उरांव गांव में भूइहर खूट का 2 वर्ग पाया जाता है। उरांव गांव में भूइहर खूट का 2 वर्ग पाया जाता है। जैसे कि पहला पाहन खूट और दूसरा महतो खूट। पहला पाहन खूट और दूसरा महतो खूट। लिखिए, उसके बाद लिखिए भूइहर परिवार का, पाहन खूट के महतो खूट के बाद भूइहर परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, भूइहर परिवार का सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, क्या लिखें, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति धार्मिक क्रियाकलापों को करता है जो पाहनी और नेगास कहलाता है। दूसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, मतलब इसी परिवार का दूसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति, दूसरा सबसे बुजुर्ग व्यक्ति प्रशासनिक कार्यों को करता है, प्रशासनिक कार्यों को करता है, प्रशासनिक कार्यों को करता है जिसे महतो कहते हैं, जिसे महतो कहते हैं। फुल स्टॉप। महतो का पद वंशानुगत होता है, महतो का पद वंशानुगत होता है। फुल स्टॉप। महतो खूट का सबसे बड़ा बेटा इस दायित्वों को, महतो खूट का सबसे बड़ा पुत्र या बेटा महतो का पद धारण करता है, इसे महतो का पद धारण करता है। महतो का पद धारण करता है। अब हम लोग ना नोट लिखिए और भूइहर को थोड़ा डिफाइन कर लीजिए, ठीक है, ताकि दिमाग में चीज़ें बैठ जाए। भूइहर नोट लिखे के भूइहर लिख के और डाल दीजिए भूइहर कौन है। लिखिए उरांव समाज में, उरांव समाज में जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम, उरांव समाज में जिस व्यक्ति ने सर्वप्रथम जंगल भूमि को साफ कर, सर्वप्रथम जंगल भूमि को साफ कर उसे खेती लायक बनाया और गांव को बसाया, खेती लायक बनाया और गांव को बसाया, उसे भूइहर की संज्ञा दी जाती है। तथा उस भूमि को भूइहरी भूमि कहा जाता है। कौन सा भूमि? हाँ, इतना तो समझ में आ रहा होगा ना।
तथा उस भूमि को भूमिहरी भूमि, क्या समझ में नहीं आया? समझ में आया? भूमिहरी भूमि किसे बोल रहे हैं? जैसे भूमिहर साफ करके खेती लायक बना रहे हैं। तथा उस भूमि को भूमिहरी भूमि कहा जाता है। फुल स्टॉप। भूमिहरी भूमि पर भूमिहर खूट के सभी सदस्यों का सामूहिक दायित्व, सामूहिक अधिकार होता है। भूमिहरी खूट की भूमि पर या भूमिहरी खूट पर भूमिहर परिवार के सभी सदस्यों का, यानी पुरुष सदस्य, ठीक है, फीमेल नहीं, मेल, सभी सदस्यों का सामूहिक अधिकार होता है। सामूहिक अधिकार होता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ गए? यहाँ पे खूट कटीदार था, यहाँ पे भूमिहर है, बाकी बात दोनों एक जैसे हैं, सिर्फ नाम में परिवर्तन है। ठीक है, अब पैराग्राफ चेंज, मतलब वहाँ नोट से बाहर निकल जाइए और लिखिए। लिखिए, उरांव समाज में हम लोग एक बार और उरांव को पढ़ेंगे, एक बार मुंडा को पढ़ेंगे, पता है ना, आदिवासी में। वहाँ पे इसकी सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे। अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देख रहे हैं ना, सबको एक साथ मिला दीजिएगा फिर तो खिचड़ी बन जाएगा। ठीक है, तो खिचड़ी नहीं बनाना, इसीलिए उसको अलग पढ़ेंगे। और पूरा आदिवासी इससे एक ही क्वेश्चन देता है, समझ रहे बात को? और इससे एक क्वेश्चन सब प्रशासनिक व्यवस्था से, तो मिला देंगे तो हो सकता है कन्फ्यूजन में आप आंसर भी ना दे पाएँ। वो एगो छूट जा चलेगा, इसमें से नहीं छूटना चाहिए। 6 में से 6 पकड़ लेना है। कुछ जगह पे ना हम लोग हिट, मतलब बोल सकते हैं क्या, अच्छा मतलब टारगेट करके कुछ ऐसे पोर्शन है जहाँ पे हम क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। अगर उस सब पोर्शन को अगर पकड़ लिए ना तो फिर रिजल्ट होना ही होना है। ठीक है, जैसे शासन व्यवस्था से क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है, CNT SPT से क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, जो सदान है, सदान से क्वेश्चन छोड़ना ही नहीं है। जो झारखंड अलग होने की संघर्ष था, 1908 से जो संघर्ष चला झारखंड को अलग राज्य बनाने के, वहाँ से 2 क्वेश्चन है, वहाँ से छोड़ना ही नहीं है। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे सांस्कृतिक व्यवस्था से, वहाँ से क्वेश्चन छोड़ना ही, जनसंख्या से जो क्वेश्चन झारखंड से पूछे जाते हैं वहाँ से छोड़ना ही नहीं है। ज्योग्राफी से 10 क्वेश्चन रहते हैं, 10 में से 8 या 9 कर ही लेना है। अगर छूटे तो एक आध छूटे, उससे ज़्यादा नहीं। समझ रहे बात को? तो ये सब सारे पोर्शन को कवर कर लेंगे ना। जैसे आपदा से क्वेश्चन पूछ रहा है तो वहाँ से छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन देखिए कहाँ पे छूटेगा। सो एक तो छूट जाता है, करंट अफेयर से क्वेश्चन छूट जाता है। करंट अफेयर का उसका कोई और छोर है ही नहीं भाई। हम लोग अभी झारखंड का पढ़ के गए, कहीं और का पूछ दिया, होता है ना। तो करंट अफेयर से क्वेश्चन छूटने का चांसेस ज़्यादा रहते हैं। खेल खिलाड़ी से क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और साहित्य एवं साहित्यकार, ठीक है, ये जो पोर्शन है यहाँ से क्वेश्चन छूटने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अगर इसको इग्नोर भी कर दें तो साहित्य साहित्यकार से 5 क्वेश्चन, खेल खिलाड़ी से 5 क्वेश्चन, 5 या 4 क्वेश्चन है, और करंट अफेयर से 7 क्वेश्चन है। तो इतना क्वेश्चन में आपको अंधुकरी भी तो मारना है। तो अगर 12 क्वेश्चन है, कितना हो गया? 7 और 5 12 और 5 17 क्वेश्चन। तो 17 में से अगर आंख बंद कर मारिएगा 6-7 को जरूर सही कर दीजिए। कुछ तो पढ़ के जाना ही है ना, ऐसा थोड़ी कि उसको पूरा इग्नोर करके जाना है। ऐसा इस बार का क्वेश्चन बैकलॉग आप लोगों ने देखा या नहीं देखा? पेपर 2 बहुत आसान था। पेपर 2 जो था झारखंड का आसान था, लेकिन पेपर 1 में थोड़ा सा टफ किया था। ठीक है, तो पेपर 1 जो टफ किया ना, लेकिन पेपर 2 आसान कर दिया। तो झारखंड वाले बच्चों के लिए 1 नंबर था। हम कल मार रहे थे उसका सेट, मतलब पहले भी हम मार रहे थे, लेकिन सेट उसका मारे जब हम, तो करीब 140 नंबर मेरा आ रहा था, दोनों मिला करके। पहला पेपर 1 में कम ही सही हुआ, वो तो सबका ये था कि 60 के आसपास में सही हो जाए बहुत है, क्योंकि डेट पूछ रहा है, पूरा डेटे पूछ दे रहा है। मतलब अगर बोल रहा है ना कि जनधन अकाउंट, जनधन जो योजना थी उसको शुरुआत कब की गई, तब बोल रहा है 14 अगस्त या 28 अगस्त 2014, 29 अप्रैल 2014, मतलब पूरा क्लोज डेट दे रहा है। ऐसा नहीं कि अलग अलग डेट दे रहा है, मतलब 2015 देता, 2016 देता, इस तरह देता तो समझ में आ जाता है कि भाई अलग अलग दिया है तो 14 वाला है। लेकिन 14 में ही सिर्फ महीना चेंज कर दिया, सब डेट वही लिख दिया है। समझ रहे हैं? अब LIC का पूछा गठन कब हुआ, तो नॉर्मली पता होगा बच्चों को, लेकिन कैसे दे रहा है ऑप्शन? 54, 55, 56, 57। मतलब आपको सोचना ही नहीं है, एग्जैक्ट याद है तो मारिए,
नहीं याद है तो छोड़ दीजिए, मतलब छोड़िए क्या, तो नेगेटिव मार्किंग है नहीं तो मारना फिर भी है, तो मारिए। इसमें फ़ायदा ये भी होता है ना कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहने पे कुछ क्वेश्चन आपका सही हो जाते हैं, 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन जो भी सही होगा वो सही हो जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा पेपर है ना, दूसरा पेपर बहुत आसान था, इजी था, जो बच्चे पढ़े थे उनके लिए, मतलब 80 नंबर आराम से लाया जा सकता था जो सीरियसली पढ़ाई किए हुए हैं, ठीक है। तो कुछ कुछ पोर्शन पे क्वेश्चन नहीं छोड़ने हैं, जैसे जनजातीय व्यवस्था को इतना कंप्लीट कर लेना है कि इससे कहीं से भी अगर क्वेश्चन पूछे तो इसे छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखे आप लोग, उरांव समाज में एक कहावत प्रचलित है कि उरांव समाज में एक कहावत प्रचलित है कि पाहन गांव बनाता है, महतो गांव चलाता है। पाहन गांव बनाता है और महतो गांव चलाता है। फुल स्टॉप। उरांव समाज के गांव, हाँ कंटिन्यू इसी में कीजिए ना। उरांव समाज के गांव में होने वाले उरांव समाज के गांव में होने वाले बैठक की अध्यक्षता महतो करता है। बैठक में गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। बैठक में गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। यहाँ भी वही लोकतांत्रिक व्यवस्था है, बोल सकते हैं, ठीक है। लोकतांत्रिक करने का मतलब है जनता के मत से ही कोई डिसीजन दिया जाएगा, महतो खुद से कोई डिसीजन नहीं देगा, ठीक है। तो क्या लिखे, गांव के सभी बुजुर्ग व्यक्ति शामिल होते हैं। किसी भी मामले पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। किसी भी मामले पर निर्णय सर्वसम्मति से लिया जाता है। महतो गांव का प्रतिनिधित्व करता है तथा गांव के कल्याण के लिए जवाबदेही होता है। गांव के कल्याण के लिए जवाबदेही होता है, ठीक है। फुल स्टॉप। गांव में उठने वाले सभी विवाद जैसे संपत्ति के बंटवारे, चोरी, डायन आदि से संबंधित निर्णय ग्राम पंचायत में लिए जाते हैं। सास पुतौह वाला डायन नहीं, ठीक है। बोलते हैं ना सास पुतौह डायन है, ये वो वाला नहीं। वो डायन जादू टोना जो करती है ना,
वो हाँ होता है डाइन, रियल में होता है। अच्छा, उसके प्रति ना बहुत सारे कॉन्सेप्ट है कि कैसे कैसे लिए डाइन का दीक्षा लिया जाता है। एक्चुअली मेरे गांव में, मेरे घर में भी इसका प्रकोप बहुत ज़्यादा है। डाइन का प्रकोप कहने का मतलब सब मानता है, तो थोड़ा थोड़ा बहुत आइडिया है हमको। अच्छा, मेरी मम्मी का मानना है ना कि डाइन होती है तो बहुत मतलब बोलते हैं कि डीप उसका विश्वास है कि डाइन होता ही है, मतलब होती है, होता है नहीं होती ही है। लड़का को डकोत बोलता है, सर डकोत या ऐसा कुछ बोलता है उसको, जो लड़का लोग जादू टोना करता है, मतलब पुरुष जो जादू टोना करता है, लड़का नहीं। तो उनका बहुत डीप फेथ है इस पर कि वो रहता है। तो उसको कुछ अगर होता है ना तो सोचती है कि डाइन ने कर दिया है। उसके गांव के आसपास में कुछ लोग रहते हैं ऐसा जिसको डाइन का संज्ञा दे दिया जाता है आमतौर पे। तो हम उसको एक बात पूछते हैं कि मान लीजिए ठीक है, आपको परेशान करना चाहती है, तो आपको परेशान आपको करके क्यों करेगी? आपका तो अगर पुत्र बोले तो हम ही एक हैं, तो हमको क्यों करके नहीं करती है? जैसे मान लीजिए माँ को तकलीफ सबसे ज़्यादा कब होगा? जब उसका पुत्र बीमार रहेगा, होता है ना। ये तो आम थॉट है कि अगर पुत्र उसका बीमार है, पुत्र परेशानी में तो ज़्यादा परेशान रहेगी। तो अगर हमको अगर वो करती तो आप ज़्यादा परेशान होते हैं, बजाय कि आपको कर रही है। ठीक है, लेकिन फिर भी नहीं मानती है कि नहीं होता ही है, हमको करता ही है। जबकि उनको है, उनको दिक्कत क्या कहते हैं, मेडिकल प्रॉब्लम है उनके साथ, लेकिन वो मनोविज्ञान तो बोलते हैं कि साइकोलॉजी उनके अंदर ये बैठा हुआ है कि कुछ कर देता है लोग इस वजह से। और इससे संबंधित नई घटना और है, बड़ा इंटरेस्टिंग घटना है, तो सुनिएगा आप लोग। एक बार फंसे हैं हम लोग, रांची में जहाँ रहते थे हम लोग ना, तो हुआ क्या कि एक आंटी क्या रहते थे, आंटी बोल सकता है, दादी बोल सकता है, बहुत एज था उनका। वो जादू टोना को बहुत मानती थी, बहुत मानती थी, इतना मानती थी ना कि उसके घर के अगर छत पर आप देखेंगे तो करीब करीब मतलब अच्छा खासा ढेर लगा हुआ था बर्तन का। अगर बोला जाए तो इतना पूरा ढेर लगा हुआ था बर्तन का। इसीलिए बता रहे, सुनिए ना पूरा कहानी क्या है। तो उसका घर में जो रेंटर रहता था ना, तो उसका मन में ये बैठ, जैसे मान लीजिए घर तो चूना, मतलब चूना वूना लगता था, तो मान लीजिए घर बर्तन रखी हुई है बाहर, तो चूना मान लीजिए गिर गया, टूट करके कुछ उसमें पड़ गया। अब उसको लगता था ना उसमें कुछ कोई दे दिया है, वो बर्तन बाहर, वो नया बर्तन खरीद के लाएगी। ठीक है, और उसका बोलते हैं एक साधु के साथ ये था, उसको बहुत ठगता था। एक बार क्या हुआ, और लड़का लोग हम लोग वहाँ रहते थे, तो उसका मतलब इतना डीप फेथ था ना कि उसको लगता था कि लड़का लोग ही करता है मेरा घर में। वो अकेले रहती थी, अपना हस्बैंड को छोड़ दी थी, हस्बैंड से उसका पटता ही नहीं था, तो हस्बैंड सबको छोड़ करके वो अकेले रहती थी। अब लड़का हम ही लोग पे शक करती थी कि ये लोग करता है। तो एक बार हम लोग को क्या की ना, हम लोग को कुछ पैसा दी, मतलब 2-3-4 हज़ार रुपया दी थी, और बोली जाओ तुम लोग उस बाबा के पास, कौन करता है उस पता चल जाएगा। तो सब हम लोग गाड़ी करके बुक करके गए थे। अब नहीं जाते तो रूम से निकलना पड़ता, तो हम लोग बुक किए गाड़ी, चले गए, काफ़ी दूर था, नामकुम वाले रास्ते में था, वहाँ गए। तो साधु बोल रहे हैं ना कि बुढ़िया पागल है, ले उसको होता कुछ नहीं था, वो भी जान रहा है कि इसको सिर्फ साइकोलॉजिकल दिक्कत है, होता कुछ नहीं उसका घर में। बोला कुछ नहीं, जाओ ना। हम लोग वहाँ गए थे ज़रूर, बात भी की। वो जो दादी नानी बोलते थे उसको, तो बात भी की, बोला हाँ आया हुआ है, सब देख लिया इसमें। तो बोल हम लोग सामने कुछ किया भी नहीं, से बैठल थे। ये सब ना कहो, कोई नहीं, दूसरों गोटे हो, बगल में हो, गोरे चिट्टा करके हो, है ना, पूरा उसको एक्सप्लेन कर देगी। अब वो समझ भी गई कि कौन है सो। हाँ समझ गई कौन है से। हम लोग उधर से आए, पैसा तो ठीक ठाक मिला था, सबको मुर्गा लिए रूम गए, कहा है मस्ती से, बोले ठीक है चलो। और लास्ट में हम लोग को रूम वहाँ छोड़ना भी पड़ा था इस वजह से, क्योंकि वो ब्लेम लगाने लगी थी कि तुम ही लोग करता है। बोले ठीक है तो रूम में खाली कर देते हैं। जैसे मेरा एक दोस्त है, उस पर ब्लेम कर दी कि नहीं ही करता है, उसका शक था। जैसे चावल लेके जा रही, चावल कहीं गिर गया, एज ज़्यादा था और वो जॉब में थी, पहले टीचर थी, फिर भी सोचिए इसका दिमाग कितना किस लेवल पे काम कर रहा है। चावल गिर गया, अब बाद में आके घूम के अगर चावल देख रही है तो उसको लग रहा है कि चावल फेंक दिया है, मंत्र कर गया उसमें। और सप्ताह में एक मीटिंग जरूर होता था, आज हमारे घर में कुछ भेल हो, एक मीटिंग बैठा लेती थी, सब लड़का लोग को बुला करके, ज़्यादा लड़का नहीं रहते थे, 10-12 लड़का रहते थे, और ऐसे ऐसे भेल हो, ऐसे वहाँ चावल गिरल हो, वैसे ऐसे मतलब
कुछ ना कुछ बोल बोल के हम लोग सुनते थे, आके रूम में बैठ जाते थे, फिर सुनते थे, फिर आगे बैठ जाते थे। लास्ट में रूम छोड़ना पड़ा इसी वजह से। तो डाइन प्रथा देखिए हमारे समाज में कितना ऐसा, और कहाँ की बात कर रहे हैं हम? रांची की मेन सिटी करमटोली की बात कर रहे हैं। तो कुप्रथा में अगर लिखना के लिए आए झारखंड पे, तो इन सारी चीज़ों को, डाइन प्रथा से को तो कंक्लूड करना ही करना है, उसको इंक्लूड मतलब उसमें लिखना ही उसको कि डाइन प्रथा किस स्तर पर हमारे झारखंड में है। सो अभी भी देखते होंगे न्यूज़ में इस तरह की घटनाएं घटती है, किसी को मार दिया, पीट दिया, ठीक है। तो ये समाज में हमारे है, तो आप लोग ही इसको सुधारिएगा, प्रशासक बनिएगा तो आप ही लोग जाकर इसका विरोध कीजिएगा। आप लोग को नहीं मानना है, ठीक है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, इस सबको नहीं मानना है चीज़ों को, ठीक है। आप लोग भी बोल रहे हैं, आप लोग नहीं मानना है सब चीज़ों को, उतना नहीं विश्वास करना है। आप ही लोग अगर विश्वास छोड़ते जाइएगा ना, तो आगे चल के ये कंप्लीट ख़त्म ही हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर फेथ रखिएगा और उसको कंटिन्यू रखिएगा, अपने पीढ़ी दर पीढ़ी उसको कंटिन्यू बना के रखिएगा, तो चलता रहेगा। उससे जिसका घर चल रहा है वो चलता ही रहेगा, तो उसको नहीं मानना है। लिखिए, कहाँ लिखें? साइड नहीं लिया, ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। पढ़ा प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन का सर्वोच्च स्तर पढ़ा होता है। प्रशासनिक का सर्वोच्च स्तर पढ़ा होता है। पढ़ा प्रशासनिक व्यवस्था में प्रशासन का सर्वोच्च स्तर पढ़ा होता है। पढ़ा का निर्माण कई सारे गांवों को मिलाकर किया जाता है। पढ़ा का निर्माण कई सारे गांवों को मिलाकर किया जाता है। सामान्यता या सामान्य तौर पर ऐसे बोलते हैं, सामान्यता 5,7, सामान्यता 5, 7, कोमा दे लिखिएगा, 5, 7, 11, 13, 21, 22 तथा 34 गांवों को मिलाकर 34 गांवों को मिलाकर, हाँ हम समझ रहे हैं, उसमें ऐड कर लीजिए, करना है तो। मैं पिछला भी नोट्स देखता हूँ, तो एज इट इज़ नहीं मिलेगा, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें हेरफेर देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब इसकी प्रशासनिक व्यवस्था देखेंगे ना, तो अगर आप कोई बुक उठाएं तो इसमें से 2 ही 3 मिलेगा, कहीं 7 मिलेगा, कहीं 11 मिलेगा, कहीं 7, 11, 13 मिलेगा, कहीं 7, 11, 21 मिलेगा, ठीक है। इसलिए मैंने सारा लिखा दिया। अलग अलग भी देखेंगे तो ये सारे नंबर्स आपको देखने को मिलेंगे। 34 गांवों को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है। गांव को मिलाकर एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है। एक पढ़ा का निर्माण किया जाता है। ठीक है। पढ़ा का ऐसे लिखिए, प्रत्येक पढ़ा का एक नाम होता है। प्रत्येक पढ़ा का एक नाम होता है। प्रत्येक पढ़ा का एक नाम होता है। जिसका ऐसे लिखिए, प्रत्येक पढ़ा का नाम होता है जो प्रत्येक पढ़ा का एक नाम होता है, ऐसे लिखिए, जिसका नामकरण, प्रत्येक पढ़ा का एक नाम होता है जिसका नामकरण
पढ़ा में शामिल गांवों के आधार पर रखा जाता है, जिसका नामकरण पढ़ा में शामिल गांवों के आधार पर रखा जाता है। कहने का अर्थ है जैसे 7 गांव को मिला कर किया तो 7 पढ़ा, समझे बात को। जैसे 13 गांव को मिला के 13 पढ़ा, ऐसे करके मतलब जितने गांव है उसी के बेसिस पे पढ़ा का नाम होगा, समझ रहे हैं? ठीक है, फुल स्टॉप। पढ़ा का क्षेत्राधिकार उसमें शामिल सभी गांवों तक होता है। उसमें शामिल सभी गांवों तक होता है। पढ़ा का क्षेत्राधिकार उसमें शामिल सभी गांवों तक होता है। फुल स्टॉप। पढ़ा कृषि भूमि, चारागाह, कोमा दे देके कृषि भूमि कोमा चारागाह कोमा वन भूमि तथा मछली के तालाब का स्वामी एवं संरक्षक होता है। का स्वामी एवं संरक्षक होता है। का स्वामी एवं संरक्षक होता है। ठीक है, पैराग्राफ चेंज कर लीजिए। लिखिए, पढ़ा का प्रधान क्या नाम है? पढ़ा राजा। सिंपल है, ठीक है, याद रह जाएंगे। पढ़ा का प्रधान पढ़ा राजा कहलाता है। पढ़ा का प्रधान पढ़ा राजा कहलाता है। पढ़ा में शामिल, फुल स्टॉप, पढ़ा में शामिल विभिन्न गांवों में से कोई एक गांव राजा गांव। पढ़ा में शामिल कोई एक गांव राजा गांव, कोमा दूसरा गांव पनरे या पनेरे। दूसरा गांव पनरे या पनेरे तथा नहीं कोमा के साथ। तीसरा गांव कोटवार तथा अच्छा एक मिनट, क्या लिखे? पहला गांव राजा गांव, दूसरा गांव दीवान गांव। दीवान लिखे उसको, दूसरा गांव दीवान। पनरे जहाँ लिखे है ना उसको काटिए और दीवान लिखिए, सिर्फ पनरे को काट के दीवान कीजिए ना। दूसरा गांव दीवान गांव, तीसरा गांव पनरे गांव, चौथा गांव कोटवार गांव पनरे। कोटवार गांव, चौथा गांव कोटवार गांव तथा अन्य गांव प्रजा गांव कहलाता है। अच्छा, कोटवार को कहीं कोतवार भी लिख दिया है तो कंफ्यूज होना, ठीक है। ट और त कहीं एक मतलब प्रोनाउंसिएशन में यूज हो जाता है। ट को त कहीं लिख देता है। जैसे इंग्लिश में ट और मतलब दोनों का टी होता है ना, तो ट लिख देता है कहीं पे, तो कोतवार को उसको लिख दिया है, लेकिन कोटवार है, ठीक है। क्या लिखे हैं? अन्य गांव प्रजा गांव कहलाता है। फुल स्टॉप। दीवान गांव का संबंध
दीवान गांव का संबंध, दीवान गांव का संबंध मंत्री से, या ऐसे लिखे दीवान गांव का संबंध पढ़ा राजा के मंत्री से, दीवान गांव का संबंध पढ़ा राजा के मंत्री से पनरे गांव का संबंध, पनरे गांव का संबंध लिपिक से, लिपिक जो कि लेखा जोखा करेगा, लिपिक से कोमा कोटवार गांव का संबंध आदेशपाल से होता है तथा कोटवार गांव का संबंध आदेशपाल से होता है। कोटवार का संबंध आदेशपाल से होता है, फुल स्टॉप। राजा गांव लिखिए, राजा गांव फुल स्टॉप बाद राजा गांव पढ़ा का एक प्रमुख, ऐसे लिखिए राजा गांव पढ़ा का सबसे प्रमुख गांव होता है। राजा गांव पढ़ा का सबसे प्रमुख गांव होता है। इस गांव का महत्व, इस गांव का महत्व पढ़ा राजा का, सॉरी हाँ, इस गांव का महत्व पढ़ा राजा का पद धारण करता है। इस गांव का महत्व पढ़ा राजा का पद धारण करता है। पढ़ा शांति, ऐसे लिखे पढ़ा समाज में शांति, विधि व्यवस्था, पढ़ा समाज में शांति, विधि व्यवस्था तथा सांस्कृतिक मान्यताओं के उल्लंघन, तथा सांस्कृतिक मान्यताओं के उल्लंघन से संबंधित निर्णय लेता है, से संबंधित निर्णय लेता है। फुल स्टॉप। पढ़ा की बैठक, पढ़ा की बैठक वर्ष में एक बार होता है, वर्ष में एक बार होता है। जो वर्ष में एक बार होता है, जो बिशु सेंद्रा, बिशु सेंद्रा लिख दे क्या? विशु सेंद्रा, कहीं विशु सेंद्रा होता है लेकिन विशु सेंद्रा ही होता है इसका सही उच्चारण। विशु सेंद्रा ब्रैकेट में लिखिए महान ग्रीष्मकालीन शिकार। विशु सेंद्रा ब्रैकेट में महान ग्रीष्मकालीन शिकार। जो करके लिखे थे ना, जो विशु सेंद्रा ब्रैकेट में महान ग्रीष्मकालीन शिकार के पश्चात होता है। क्या हुआ? क्या लिखे? साल में, पढ़ा की बैठक साल में वर्ष में एक बार होता है, जो विशु सेंद्रा ब्रैकेट में महान ग्रीष्मकालीन शिकार के पश्चात होता है। फुल स्टॉप। विशु सेंद्रा के पर्व में पढ़ा के सभी गांव, पर्व त्योहार, तीन तरह के सेंद्रा होते हैं उरांव में, एक विशु सेंद्रा, एक फगु सेंद्रा और एक होता है जनी शिकार जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और तीनों शिकार से संबंधित हैं। तीनों में क्या होता है? सामूहिक शिकार किया जाता है। ये करीब बैसाख के आसपास में किया जाता है विशु सेंद्रा। तो विशु सेंद्रा में पढ़ा के, हाँ वही विशु सेंद्रा के पर्व में पढ़ा के सभी गांव सामूहिक रूप से
सामूहिक रूप से शिकार करते हैं या शिकार पर जाते हैं। इसमें क्या होता है ना कि पूरा जैसे मान लीजिए 15 गांव का एक पढ़ा है, ठीक है, एक तो क्या होगा कि 15 गांव के लोग जाएंगे कहाँ पे, शिकार करने के लिए बैसाख के आसपास में। वो दिन तय किया जाता है पढ़ा राजा के द्वारा, उसके बाद शिकार करने जाएंगे। पहले क्या होता था इसमें ना कि इसमें करीब 15 दिनों तक जंगल में ही रहना पड़ता था और 15 दिन तक शिकार किए जाते थे। और इस दौरान देखिए ना क्या कर रही हैं, मोबाइल साइड कीजिए, यहीं पे सेल्फी ले रही हैं ना, क्या कर रही थी, शीशा देख रही थी। एक बच्ची तो जू निकाल रही थी बैठे बैठे, हम देख रही हैं लेकिन बोले नहीं। जू निकालने के लिए थोड़े बैठे हैं यहाँ पे, समझने के लिए बैठे हैं ना। देखिए मैं जो बताता हूँ ना बहुत जगह आपको काम देगा, काम यहाँ पे देगा। जैसे कभी कभी हो सकता है कि आपके दिमाग में क्लिक ना करे चीज़ें, लेकिन कहानी वहानी जब याद रहता है ना तो दिमाग क्लिक करता है वो फैक्ट पे, कि गट होता है ना, गट फीलिंग जो करता है ना उसी पे क्लिक करेगा, लगता है यही आंसर है इसका। तो विश्वचंद्र क्या था ना, पहले, अभी इसका रूप पूरी तरह से चेंज हो चुका है। पहले इसका जो रूप था उसमें होता था कि एक पढ़ा के जितने भी गाँव है, चाहे 13 गाँव हो चाहे 11 गाँव हो, सभी लोग शिकार पे जाते थे और करीब 15 दिन तक जंगल में ही रहते थे। अब पुरुष सारा क्या है जंगल में चला गया, तो महिलाएं गांव में करेंगी क्या। महिलाओं को असुरक्षा की भी भावना थी कि बाहर से कोई आक्रमण ना कर दे मेरे गांव पे। उसमें तो बहुत ज़्यादा था ना कि छोटे छोटे कबीले होते थे, तो दूसरा एक कबीला दूसरे कबीले पे क्या करता था, आक्रमण कर देता था, होता था ना। तो अपने गाँव को सुरक्षित करने के लिए लोग क्या करते थे ना, सांस्कृतिक कार्यक्रम करते थे, जिसमें थाली बजाते थे, जो भी घर का सामान है ना उसको बहुत बजाते थे वो लोग, ताकि उसको अगल बगल लगे कि गांव में कोई है और सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है जिसमें सभी लोग हैं, गांव में कोई अब्सेंट नहीं है, पुरुष अब्सेंट नहीं, इसकी आवाज़ नहीं होने देते थे ये लोग। और 15 दिन के बाद लोग शिकार करके आते थे, सबको अखड़ा में बांटा जाता था और सभी लोग इस तरह से पर्व का ही समापन होता था। अब इसका सांस्कृतिक महत्व है, इसका महत्व है इनके समाज में। महत्व क्या है कि जिस वक्त ये पर्व की शुरुआत की गई थी उस वक्त आखिर शिकार करेंगे तो किसी हथियार से करेंगे, कोई इक्विपमेंट से करेंगे, चाहे तीर धनुष हो या फिर कुछ और हो, ठीक है। तो इनके जो समाज के जो युवा वर्ग जो उभर के आ रहा था उसको निपटना था इन सारी परिस्थितियों से, जैसे कि शिकार करना है, कोई आक्रमण कर दिया उससे युद्ध करना है, ठीक है। तो उनको ये सारी कलाओं को बताने के लिए, कलाओं को मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने कला को हस्तांतरित करने के लिए इस तरह के शिकार परिषद का आयोजन किया जाता, ताकि जो बच्चे अभी जो युवा है जिनको शिकार करने का कोई कला पता नहीं है वो कैसे शिकार करेंगे, तो उसको साथ में लेके जाते थे ये लोग, बुजुर्ग लोग, और उसको शिकार करने की प्रशिक्षण देते थे वहाँ 15 दिनों तक, कहाँ पे, जंगलों में, ठीक है। तो इसका सांस्कृतिक महत्व है इनके समाज में। लेकिन अब ना शिकार रहा, ठीक है, ना 15 दिन तक कोई जंगल में रहेगा। अच्छा, उरांव जनजाति ना सबसे विकसित जनजाति हमारे झारखंड में अगर बोले तो, पहले भी मैंने बताया था इस बात को, क्योंकि ये लोग ईसाईयत में ज़्यादा कन्वर्ट हो गए। और ईसाईयत में कन्वर्ट होने का सबसे पॉजिटिव थिंग जो निकल के आता है वो है कि शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है। और जब शिक्षा का स्तर बढ़ जाता है तो आपके जो गरीबी का जो मूल कारण बोल सकते हैं, ऐसे गरीबी का मूल कारण पहले बोलता था जमीन, लैंड, लेकिन अभी का स्तर में देखें तो शिक्षा है, ठीक है। आपके अंदर हुनर है, शिक्षा है ना, तो आप कहीं पर भी कमा सकते हैं, अच्छे खासे आप जीवन बिता सकते हैं। तो उनके अंदर अभी शिक्षा का स्तर काफ़ी बढ़िया है। तो उरांव में इसकी काफ़ी महत्व थी। तो अभी क्या है कि अभी ना शिकार रह गया, ना तीर धनुष रह गया, तो अभी सिर्फ ये बोल सकते हैं कि सांकेतिक रूप से मनाया जाता है। और जंगल में एक्चुअली पशु पक्षी भी कम हो गए हैं, ठीक है। तो अभी 1-2 दिन का मात्र शिकार परिषद इनका होता है। 1-2 दिन में ही क्या होता है कि 1-2 दिन का ही ये आयोजन किया जाता है, 15 दिनों के लिए आयोजन नहीं किया जाता है, ठीक है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सिर्फ इसको आयोजन किया जा रहा है, इसमें इसका कोई अब खास महत्व रह नहीं गया है। लेकिन उस समय इसका महत्व था क्योंकि अपने हुनर को नेक्स्ट पीढ़ी में ट्रांसफ़र करना था जनजातियों को। जनजातियों का एक खूबी ये भी था ना कि अपने लक्षणों को क्या है, बनाए रखना है, अपने वंशानुगत गुणों को क्या करना है, जीवित रखना है, बचाए रखना है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित करना है। बताए थे ना पहले क्लास में, तो इसीलिए ये चलता था। तो विश्वचंद्रा के बाद इनका जो पढ़ा
मतलब पढ़ा की बैठक होती है और वहाँ पे जितने भी मामले हैं उसका निराकरण किया जाता है। पढ़ा में ही जाति बहिष्कृत से संबंधित निर्णय लिए जाते हैं। इनके समाज में जो जाति से बहिष्कृत करने का जो निर्णय लिया जाता है वो पढ़ा में ही लिया जाता है। जाति बहिष्कृत कब किया जाएगा? जब कोई बोल सकते हैं गंभीर अपराध करेगा। और गंभीर अपराध किसको मानते हैं इन लोग? या तो यौन से संबंधित कोई अपराध किया गया हो या हत्या। ये दो कारण है जिसकी वजह से, मतलब जो दो अपराध है जिसको गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया, तब उसको जाति बहिष्कृत की सजा दी जा सकती है। तो हम लोग कहाँ तक लिखें कि इनको विशु चंद्रा मनाया जाता है। ठीक है, और फुल स्टॉप लिखिए और पैराग्राफ चेंज कर दीजिए। अब हम लोग इसके प्रशासनिक व्यवस्था में जो अधिकारी है उसको देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अभी तक तो हम लोग सिर्फ स्टोरी जैसा लिख रहे हैं ना, लेकिन एक क्रम में इनके प्रशासनिक व्यवस्था, गांव के स्तर पे कौन कौन से अधिकारी काम कर रहे हैं और पढ़ा राजा पे कौन कौन से अधिकारी हैं, मतलब पढ़ा पे कौन कौन से अधिकारी, उसको देख लेंगे। फिर ये पूरा पढ़ा राजा का जो पढ़ा पंचायत वो समाप्त हो जाएगा। देखिए, पढ़ा शासन व्यवस्था में पढ़ा शासन व्यवस्था में पैराग्राफ चेंज करने के बाद पढ़ा शासन व्यवस्था में कई सारे अधिकारीगण कार्य करते हैं। कई सारे अधिकारीगण कार्य करते हैं जिसे निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। जिसे निम्नलिखित रूप में देख सकते हैं। अब लिखिए पहला, ग्रामीण स्तर पर प्रशासन, ऐसे लिखें। हाँ, ग्रामीण स्तर पर प्रशासन। ग्रामीण या गांव स्तर पर जो लिखना चाहते हैं। गांव स्तर पर प्रशासन। एक चार्ट बना लीजिए, मतलब पॉइंट वाइज कौन कौन से हैं। तो पहला महतो, दूसरा मांझी, तीसरा वाहन, चौथा बैगा। ठीक है, लिस्ट बनाइए। ठीक है, अब एक एक करके लिखिए। पहला महतो। इसके सारे कार्यों को हम लोग समझ गए कि महतो कौन होता है, नहीं होता है। तो ठीक है, सिर्फ एक यूनिफॉर्म फॉर्म में क्या बोलते हैं इसको लिखते हैं हम लोग। देखिए, यह गांव का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह गांव का प्रशासनिक प्रमुख होता है। यह गांव का प्रशासनिक प्रमुख होता है। गांव में होने वाले सभी विवादों का निपटारा, गांव में होने वाले सभी विवादों का निपटारा, गांव में होने वाले सभी विवादों का निपटारा महतों की अध्यक्षता में ही किया जाता है। महतों की अध्यक्षता में ही किया जाता है। फुल स्टॉप। गांव में उठने वाले कोई भी विवाद, गांव में उठने वाले कोई भी विवाद सर्वप्रथम महतों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। सर्वप्रथम महतों के समक्ष प्रस्तुत किए जाते हैं। फुल स्टॉप। महतों का पद कैसा है? वंशानुगत है। वंशानुगत का मतलब समझते हैं ना? फुल स्टॉप। महतों का पद वंशानुगत होता है। महतों का पद वंशानुगत होता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिनको वंशानुगत नहीं समझ में आ रहा है? हाथ खड़ा करें, शर्माने वाला बात नहीं है। हम हर एक क्लास में बोलते हैं कि भिखारी और स्टूडेंट का इज्जत नहीं होता है, ठीक है? तो इज्जत बचाना नहीं है।
कि नहीं पूछेंगे तो क्या सोचेगा बगल वाला कुछ सोचे, कोई मतलब नहीं रखना है आपको। नहीं जानते हैं, बेशरम होकर पूछना है कि सर हमरा बताइए, और हम ना बताएं फिर भी पूछे सर बताइए, फिर भी ना बताए सर बताइए, ठीक है। अंततः हमको बताना पड़ेगा, ऐसे हम बता देंगे पहली बार में ही। तो पूछना है, ठीक है, नहीं समझ में आए तो पूछना है, पूछने से हिचकिचाना नहीं है। अब मेरे सामने तो हिचकिचाना ही नहीं है, ठीक है। किसी और के सामने अब भले ही डरे, लेकिन मेरे सामने नहीं डरना है पूछने से। हम नहीं जानेंगे तो सीख के बताएंगे, लेकिन बताएंगे जरूर, ठीक है। तो आज इतना ही रहने देते हैं, कल हम लोग कंटिन्यू करेंगे।